दिल्ली और आसपास के शहरों में आज प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। दिल्ली में सुबह 6 बजे प्रदूषण का स्तर 708 के पार पहुंचा। वहीं नोएडा और गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 708 और 833 के पार पहुंच गया। ज्यादातर इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने और आंखों में दिक्कत हो रही है। जानलेवा प्रदूषण की वजह से दिल्ली के बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को भी बंद करने का ऐलान हुआ है। यहाँ पर सभी स्कूल 5 नवंबर तक बंद रहेंगे। प्रदूषण से बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज से दिल्ली में ऑड इवन नियम लागू हो गया है। दिल्ली में ऑड इवन नियम 15 नवंबर तक लागू रहेगा। ये नियम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होगा। हालांकि रविवार को इसमें छूट होगी। और तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां जैसे 1, 3, 5 और 7 और इवन तारीख वाले दिन केवल इवन नंबर जैसे 2, 4, 6 और 8 की गाड़ियां ही राजधानी की सड़कों पर उतरेंगी। आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट के आखिरी नंबर से ऑड इवन को निर्धारित किया जाता है। ऑड इवन नियम का उल्लंघन करने पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इस बार 4 एजेंसियों को जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है, जिनमें दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड कांस्टेबल और उनसे ज्यादा रैंक के अधिकारी, सभी SDM, तहसीलदार और DTC के असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर को चालान काटने की जिम्मेदारी दी गई है। दोपहिया वाहनों को ऑड इवन से बाहर रखा गया है। साथ ही महिलाओं को भी इस नियम में छूट दी गई है। ऐसी गाड़ी जिसमें महिलाओं के साथ 12 साल तक का बच्चा हो, उसे भी छूट मिलेगी। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, दूसरे राज्यों के CM और उनके काफिले और इमरजेंसी गाड़ियों को इस नियम से छूट दी गई है। ऑड इवन में इस बार प्राइवेट CNG गाड़ियों को कोई छूट नहीं दी गई है। हालांकि इससे पहले लागू हुए ऑड इवन में CNG कारों को छूट दी गई थी। साथ ही सभी डीजल पेट्रोल गाड़ियों को इसके दायरे में रखा गया है। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी ऑड इवन नियम लागू होगा। बाहर से आने वाली इन गाड़ियों को किसी भी तरह से छूट नहीं दी जाएगी। इसलिए दिल्ली में जाने से पहले लोगों को अपनी कारों की नंबर प्लेट चेक करनी होगी। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने ऑड इवन नियम की वजह से अपने दफ्तरों के समय में बदलाव किए हैं। कुछ विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे। वहीं कुछ विभाग सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक काम करेंगे। ऑड इवन से लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए DTC की बसों के अलावा 2000 प्राइवेट बसों को भी सड़कों पर उतारा गया है। DTC अपने बेड़े की सभी बसों का इस्तेमाल कर रही है। प्राइवेट ऐप आधारित कैब सर्विस जैसे उबर और ओला ने इस बार ऑड इवन नियम लागू होने पर सर्ज प्राइस को नहीं बढ़ाने का ऐलान किया है। मांग बढ़ने के साथ किराए में बढ़ोतरी करने को सर्ज प्राइस कहा जाता है। पिछले ऑड इवन में इन कंपनियों ने सर्ज प्राइस काफी बढ़ाया था। ऑड इवन नियम लागू होने के बाद दिल्ली मेट्रो 29 अतिरिक्त ट्रेनों को चलाएगा, जिससे दिल्ली मेट्रो 61 से ज्यादा अतिरिक्त फेरे लगाएगी। साथ ही मेट्रो के सही संचालन के लिए 35 स्पेशल टीमों को भी बनाया गया है। दिल्ली में पिछले 15 दिनों से बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने लोगों को घरों से बाहर कम से कम निकलने की सलाह दी है। साथ ही लोगों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही ऑफिस का काम करने की भी सलाह दी है। इंस्टीट्यूट ने पंजाब, हरियाणा में जलाई जा रही पराली को प्रदूषण का असली कारण बताया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने दिल्ली, NCR और उत्तर भारत के वायु प्रदूषण को लेकर समीक्षा बैठक की। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। प्रदूषण से निपटने के लिए बैठक में 300 टीमें बनाने का फैसला लिया गया, जो कचरा और पराली जलाने वालों पर नजर रखेगी। बैठक के बाद राज्यों को इसके लिए मशीनरी भी मुहैया करा दी गई है। दिल्ली बीजेपी ने प्रदूषण के मसले पर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संजीदा नहीं है। केजरीवाल ने प्रदूषण से निपटने के लिए विशेषज्ञों और विपक्षी दलों के साथ बैठक तक नहीं बुलाई है। ऑड इवन के जरिए वो अपना आखिरी चुनावी स्टंट कर रहे हैं। केजरीवाल ने पंजाब सरकार से भी पराली जलाने के विषय में कोई बात नहीं की। वर्ल्ड AQI ने प्रदूषण के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक प्रदूषण के मामले में दुनिया के सभी देशों में भारत सबसे ऊपर है। उत्तरी भारत में प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के अलीपुर, करोलबाग, नरेला और आसपास के इलाकों जैसे नोएडा में PM 2.5 का स्तर 999 को पार कर चुका है।
प्रदूषण इमरजेंसी की मार झेल रही दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से 37 फ्लाइट्स को दिल्ली से बाहर डाइवर्ट किया गया है। इन फ्लाइट्स को जयपुर, अमृतसर और लखनऊ के एयरपोर्ट पर उतारा गया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वायु प्रदूषण और अपराध नियंत्रण को लेकर सर्किट हाउस में बैठक ली। बैठक में सामने आया कि बड़े वाहनों के धुएं से प्रदूषण फैल रहा है। डिप्टी सीएम ने कलेक्टर और एसएसपी को सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करके जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही ओवरलोडेड वाहनों पर भी कार्रवाई के आदेश हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं हल्की बारिश भी होने का अनुमान जताया है। साथ ही तेज हवाओं के चलने की भी बात कही है, जिससे दिल्ली वालों को प्रदूषण से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 30 हजारी कोर्ट में हुई हिंसा में घायल हुए वकीलों से सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में मुलाकात की। केजरीवाल ने इसे दुखद घटना बताया और वकीलों पर गोली चलाने की हरकत की निंदा भी की। सीएम ने कहा कि जिन 2 वकीलों को गोली लगी है, उनके इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में हुई हिंसा को लेकर देश के कई हिस्सों में वकीलों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के वकीलों ने दिल्ली के वकीलों का समर्थन करते हुए आज हड़ताल करने और कामकाज ठप रखने का ऐलान किया है। राजस्थान बार काउंसिल ने बयान जारी करके कहा है कि 30 हजारी कोर्ट में वकीलों के खिलाफ पुलिस ने जिस तरह की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज वकील काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकीलों के साथ हुई हिंसा के खिलाफ वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दोपहर में ये वकील पुलिस प्रशासन का पुतला भी फूकेंगे। पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी पीएम इमरान खान आजादी मार्च से इस कदर डर गए हैं कि उन्होंने गृह मंत्रालय को प्रदर्शनकारियों से किसी भी कीमत पर निपटने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि इमरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए 15,000 जवानों को तैनात किया है। वहीं उन्हें रोकने के लिए सरकार हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर सकती है। कांग्रेस ने व्हाट्सएप जासूसी मामले में मोदी सरकार का सीधा संबंध होने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि व्हाट्सएप उन लोगों के पास मैसेज भेज रहा है जिनके फोन हैक हुए थे। ऐसा एक मैसेज प्रियंका गांधी वाड्रा को भी मिला है। उन्होंने कहा कि अब लोग कह रहे हैं अब की बार जासूसी सरकार, और बीजेपी का फुल फॉर्म भी भारतीय जासूसी पार्टी बता रहे हैं। अयोध्या मामले पर फैसले के बाद अयोध्या में सौहार्द कायम रहे, इसके लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग अपने धार्मिक स्थलों में सद्भाव की अपील कर रहे हैं। अयोध्या की मस्जिद से बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी की मौजूदगी में सद्भाव की अपील की गई। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि यहाँ विवाद चलता रहा, लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं रहा, जो आगे भी कभी नहीं होगा। मिस्र और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों ने आईएस के नए सरगना अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी का समर्थन किया है। आईएस की मीडिया शाखा ने कई तस्वीरें जारी की है, जिसमें बांग्लादेश से आए मुट्ठी भर आतंकी और मिस्र के आतंकी संगठन सिनाई के सदस्य आईएस के झंडे के नीचे खड़े हैं और अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी के प्रति निष्ठावान बने रहने का वादा करते दिख रहे हैं। पीएम मोदी थाईलैंड में आसियान इंडिया समिट में शामिल हुए। यहां उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत आसियान देशों के सहयोग का स्वागत किया। थाईलैंड में पीएम मोदी आदित्य बिरला ग्रुप के वैश्विक व्यापार में 50 साल पूरे होने के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी भारत आने का सबसे अच्छा समय है। सीजेआई रंजन गोगोई ने असम में एनआरसी लागू करने का समर्थन करते हुए इसे भविष्य के लिए मूल दस्तावेज बताया। जस्टिस गोगोई ने कहा कि इससे पहले राज्य में अवैध प्रवासियों की संख्या के बारे में केवल अनुमान लगाया जाता था, जिससे घबराहट, भय, अराजकता और हिंसा का दौर शुरू हो गया था। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस अमित शाह को राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे। बारिश के कारण फसलों के नुकसान का जायजा लेने अकोला पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन होगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे उद्धव ठाकरे ने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको पता लग जाएगा कि सरकार बनने को लेकर क्या होने वाला है। मुंबई में हुई एनसीपी की मीटिंग में शरद पवार ने कहा कि इस चुनाव में उन्हें युवाओं, मुस्लिमों और किसानों का साथ मिला है। उन्होंने माना कि निचले तबके ने उनका साथ नहीं दिया।
एनसीपी नेता अजीत पवार ने खुलासा किया है कि उनके पास शिवसेना नेता संजय राउत का एक मैसेज आया है जिसमें लिखा है, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, मैं संजय राउत। अजीत पवार ने कहा कि मैं उन्हें फोन करूंगा। विदर्भ के किसान नेता किशोर तिवारी ने शिवसेना और बीजेपी के विवाद को खत्म करने के लिए आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत से अपील की है। किशोर तिवारी ने कहा कि पिछले 10 दिनों से सरकार न बन पाने की स्थिति में मोहन भागवत और बीजेपी नेता नितिन गडकरी को मध्यस्थता करानी चाहिए। महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए क्योंकि उनके विधायकों की संख्या भी ज्यादा है। हरियाणा विधानसभा का आज से 3 दिन का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। आज विधानसभा में चुनकर आए नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमटी इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने हार के कारणों की चर्चा की है। इनेलो के इकलौते विधायक अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में हरियाणवी वाद्य यंत्र, ढोल नगाड़े और तुम्बा की धुन पर दर्शक नाचने को मजबूर हो गए। हरियाणा के फतेहाबाद में खेतों में पराली में लगाई गई आग को जिला प्रशासन ने बुझाया है। यहां के सहनाल गांव के किसानों ने अपने खेतों में पराली में आग लगाई थी। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मद्देनजर पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी शहर और गांवों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यूपी के रामपुर में आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की दीवार 3 दिन में तोड़ने के लिए नोटिस जारी हुआ है। टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों के लोग इन दिनों टाइगर्स की वजह से काफी परेशान हैं। दरअसल रिजर्व से निकलकर टाइगर अब किसानों के मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं। यूपी में मुजफ्फरनगर के जानसाठ इलाके में एक मेटल फैक्ट्री में हुए हादसे में 8 मजदूर झुलस गए हैं। हादसा फैक्ट्री में लोहा गलाने की भट्टी में हुए धमाके की वजह से हुआ है। यूपी के रामपुर में बीजेपी ने मुमताज पार्क का नाम बदलने की मांग की है। आजम खान के पिता के नाम पर बने पार्क का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रखने की मांग की गई है। यूपी के प्रतापगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर डंपर की चपेट में आने से बाइक पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के हापुड़ में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण आज और कल छुट्टी घोषित की गई है। जनपद के सभी स्कूलों में पहली क्लास से लेकर 12वीं तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा। एमपी के ग्वालियर में दलित नेता गजराज जाटव पर रेप का आरोप लगा है। यहां के थाटीपुर थाने में जाटव के खिलाफ एक महिला ने रेप का केस दर्ज करवाया है। एमपी के सतना में कुश्ती लड़ने के दौरान एक पहलवान की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुश्ती के दौरान सोनू नाम का पहलवान अचानक नीचे गिर गया। मध्य प्रदेश के हरदा में जिला सहकारी बैंक ने कर्ज वसूली के लिए अनोखा अभियान शुरू किया है। बैंक ने बकायेदारों के नाम लेकर पूरे शहर में अनाउंसमेंट करवाई है।